नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का मिजाज। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जी हां, ये साल 2020 कई बड़ी बड़ी चुनौतियां लेकर आया है। चाहे वो कोरोना काल हो, वो संकट हो जो इस महामारी ने पूरे विश्व में, भारत में सामने लाकर मानवता के सामने ही संकट पैदा किया, तो दूसरी तरफ सरहदों को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां देश में बनी, इन्हीं सब पर देश का मिजाज। अगर आज हम ये सवाल लोगों से पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार के कामकाज को वो कहां आंकते हैं, तमाम ऐसे पैमाने, तमाम ऐसे सवाल कैसे जवाब जनता देती है, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ऐसे हुआ है सर्वे। कुल 97 संसदीय क्षेत्र हम गए, विधानसभा क्षेत्र 194, 19 राज्य, 12,021 सैंपल साइज। लेकिन याद रखिए, 15 जुलाई से 27 जुलाई, चूंकि कोरोना का ये वक्त है, हमने सर्वे का भी तरीका बदला पूरी तरह से। सिर्फ टेलीफोन के जरिए, यानी फोन पर ही जानकारी ली गई, और फोन के ही जरिए जो जानकारी ली गई वो सब इकट्ठा करके हमने आपके सामने इस सर्वे के नतीजे रखे हैं। तो ये था हमारा तरीका। किस अवधि में ये किया गया है जुलाई के महीने में, वो भी हमने आपको दिखा दिया। और सैंपल साइज आप देख रहे हैं 12,000 से ज्यादा है। अब हम आपको ले चलते हैं देश के मिजाज में उस सर्वे की तरफ। आखिर ये सर्वे आज क्या कहता है देश के मिजाज पर, जो तमाम सवाल हमने लोगों से बातें हैं। तो सबसे पहला सवाल जो देश का मिजाज के सर्वे में हम आपके सामने रखने वाले हैं, वो चीन से जुड़ा हुआ है। क्या भारत को चीन के मुद्दे पर आक्रामक होना चाहिए? क्या युद्ध करना चाहिए चीन के साथ? ये वो सवाल जब हमने लोगों के मन में क्या है ये जानने की कोशिश की, तो देश का मिजाज में पहला सवाल, भारत को चीन से युद्ध करना चाहिए। जब ये सवाल हमने उनसे पूछा तो 59% लोग कह रहे थे हां, और 34% लोग कह रहे थे नहीं। यानी आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 59% लोगों का यह कहना कि भारत को चीन से युद्ध करना चाहिए, ये गुस्सा दिखाता है। ये गुस्सा दिखाता है इंडिया का चीन के रवैये को लेकर। और खास तौर पर जब भारतीय सैनिकों की मौत हुई, उनकी शहादत हुई, उसके बाद से ये गुस्सा चरम पर गया। और 59% लोगों ने देश का मिजाज में इस सर्वे में सबसे पहले हमारे सवाल पर यह कहा कि 59% लोगों को यह कहना था कि युद्ध हो जानी चाहिए, जबकि 34% कह रहे थे नहीं। तो ये वो पहला आंकड़ा जिसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं देश का मिजाज का। भारत को चीन से युद्ध कर लेना चाहिए, ये पूछने पर 59% लोग कह रहे थे हां, और जो 34% है वो कह रहे थे नहीं। अब आपको देश का मिजाज में वो अगला सवाल जो चीन के ही मुद्दे पर है, हम शुरुआत में देश का मिजाज में सीट बनाने से पहले आपको बता रहे हैं कि भारत के जो लोग हैं वो चीन के मुद्दे पर क्या सोचते हैं। भारत की सैन्य ताकत वर्सेस चीन की सैन्य ताकत में चीन से जीत सकते हैं, ये मानने वाले 72% लोग थे। 72% लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम युद्ध करेंगे, अपनी ताकत को उनकी ताकत से कंपेयर करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि 72% लोगों का मानना है कि हम जीत जाएंगे, चीन को नहीं हरा सकते। ये मानने वाले 9% लोग हैं। ये देखिए, ये 9% लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हम चीन को नहीं हरा सकते हैं। जबकि वहीं पर आगे थोड़ा सा देखिए तो युद्ध के बारे में, युद्ध गतिरोध बढ़ेगा युद्ध से, जो अभी से ही एक गतिरोध दोनों देशों के बीच में है, वो युद्ध से और बढ़ेगा, ये मानने वाले आखिरी में देखिए उधर 10% लोग हैं जो ये मानते थे कि युद्ध करना सही नहीं होगा, इससे गतिरोध और भी बढ़ेगा। लेकिन ये आंकड़ा सबसे बड़ा, ये देखिए आप, 72%, 72% लोग कह रहे हैं कि युद्ध में हम जीतेंगे जब हम दोनों देशों की सैन्य ताकत को कंपेयर करते हैं। तो ये है वो भरोसा देश की सेना पर, देश की ताकत पर, जिसमें लोग ये मानते हैं कि हम ही जीतेंगे। चीन के साथ तनाव में भारत कैसे निपटा, जब ये सवाल हमने लोगों से पूछा कि ये जो चीन के साथ सरहद पर तनाव हुआ था, भारत के निपटने के तरीके को आप अप्रूव करते हैं, तो सही जवाब देने वाला जो लोग थे, ये देखिए, ये सही जवाब देने वाले 69% लोग थे जो ये कह रहे थे कि हमने चीन को सही जवाब दिया है। जबकि ये 15% आप देख रहे हैं यहां पर, ये कह रहे थे कि सही जवाब हम नहीं दे पाए चीन को। और फिर जब थोड़ा सा आप और आगे बढ़ेंगे तो ये 9% लोग हैं जो कह रहे हैं सरकार ने जानकारी छिपाई।
वही आरोप जो विपक्ष लगातार सरकार पर लगा रहा था। तो 9% लोग ऐसे हैं जो मान रहे थे कि सरकार ने जानकारी छिपाई। ये आप देख रहे हैं 15% लोग जो कह रहे हैं कि सही जवाब नहीं दे पाई भारत सरकार। और फिर अंत में आप देखते हैं कि वो 69% लोग हैं जो ये मानते हैं कि हमने सही जवाब दिया। तो अभी तक की तस्वीर देश का मिजाज के मुताबिक चीन के रवैये पर भारत में जबरदस्त गुस्सा, यहां तक कि युद्ध की बातें सबसे ज्यादा लोगों ने की कि युद्ध करके भारत को हमेशा के लिए उसे सबक सिखा देना चाहिए, और फिर अगर युद्ध की नौबत आती है तो हम जीतेंगे, ये मानने वाले लोग भी आपने देख लिए। लद्दाख में गतिरोध के लिए जिम्मेदार कौन था, जब ये सवाल हमने पूछा तो देखिए 47% लोग, जब उधर है चीन की आक्रामक नीति जो है वो इस गतिरोध के लिए जिम्मेदार थी, लोग मानने वाले थे। और 30% कह रहे थे भारत की दोषपूर्ण विदेश नीति, ये भी महत्वपूर्ण है। 30% यहां पर आप पहली बार देखते हैं कि एक आंकड़ा, बड़ा आंकड़ा, ये मानता है कि भारत की जो दोषपूर्ण विदेश नीति थी उसकी वजह से ये गतिरोध हुआ। और अब खुफिया तंत्र की नाकामी मानने वाले भी 11% लोग हैं जो आपको यहां पर दिख रहे हैं। 11% लोगों का कहना था कि ये गतिरोध जो खुफिया तंत्र है उसकी नाकामी को दर्शाता है। हम फेल हुए, हमारी खुफिया एजेंसी फेल हुई और उन्होंने वक्त रहते जानकारी नहीं हासिल की। क्या चीन पर भरोसा करना चाहिए? क्या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर भरोसा करना चाहिए? जब यह सवाल हमने पूछा तो देखिए नरेंद्र मोदी के नाम पे भारत चीन पर जो विश्वास कर सकता है, तो 84% लोगों ने कहा नहीं, और इस तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीर है जिसके साथ हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो हां कहने वाले 9% हैं। तो कुल मिलाकर ये 84% लोग उस किनारे पर देखिए चीन पर भरोसा करना बिल्कुल गलत है, चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये मानने वाले 84%, 84% लोग हैं। और दूसरी तरफ 9% ये आप देख रहे हैं जो ये मानते हैं कि हम चीन पर विश्वास कर सकते हैं। इसकी कई वजह हो सकती है, लोग तमाम अन्य पड़ोसी देशों को भी देखते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं, सबको देखते हैं। इसी दौरान आपको याद होगा भारत ने यह फैसला लिया कि हम चीन के ऐप्स का बहिष्कार करेंगे। ये सवाल हमने भी पूछा, और ये सवाल जब हमने पूछा कि चीन के सामान का बहिष्कार करना चाहिए, तो देखिए 90% लोग आप देख रहे हैं जो कह रहे हैं कि हां चीन के सामान का बहिष्कार होना चाहिए, और सोशल मीडिया पर भी खूब मूवमेंट चला। और दूसरी तरफ ये 9%, माफ कीजिएगा 7% लोग हैं जो ये कह रहे थे कि नहीं, चीन के सामान का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। तो 90% लोग, सबसे ज्यादा आंकड़ा मुझे लगता है अभी तक चीन के मुद्दे पर अगर आया तो चीन के सामान के बहिष्कार को लेकर ही आया। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, भारत में आत्मनिर्भर कैंपेन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी शुरुआत की, उस पर लोगों की क्या राय थी? तो हमने जब ये सवाल लोगों से पूछा तो देखिए उनकी क्या राय थी। सही वक्त पर लिया गया आत्मनिर्भर भारत का कैंपेन, ये कहने वाले 53% थे। हमने बोला क्या ये वक्त सही था जब पीएम ने ये फैसला लिया था कि आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहिए? आपको याद होगा कोरोना काल के वक्त पे ही वो सामने आए थे, कई मुद्दों पर उन्होंने जिक्र किया, कहा कि देखिए अब हम किट्स भी अपने बना रहे हैं, पीपीई किट्स बना रहे हैं, आत्मनिर्भर हमें होना चाहिए। तो जब हमने ये कहा तो 53% लोगों का मानना था कि हाँ सही वक्त है, जबकि भारत अभी सक्षम नहीं है, ये कहने वाले, ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, 38% लोग थे जिनका ये कहना था कि भारत अभी सक्षम नहीं है, अभी हमने जल्दबाजी कर दी है आत्मनिर्भर भारत कैंपेन में। तो कुल मिलाकर चीन को लेकर ये तमाम सवाल जो हमने देश की जनता से पूछे, और अब हम आपको दिखा रहे हैं चीनी सामान नहीं, महंगी चीजें खरीदना मंजूर करेंगे। आप सोचिए, ये सवाल जरा ऐसा है जिसमें आपको एक सेकंड के लिए सोचना पड़ता है। क्या चीन के सामान के मुकाबले अगर भारत में आप सामान ले और वो महंगा आपको पड़े, महंगा पड़े, फिर भी आप खरीदेंगे? ये 67% लोग हैं सामने मेरे, ये 67% लोगों ने कहा कि हाँ, चाहे महंगा ही क्यों न सही, हम चीन के सामान को नहीं, भारत के सामान को, महंगी चीजों को खरीदेंगे। जबकि उस तरफ आप कोने में देख रहे हैं 30% लोग थे जो ये कह रहे थे कि नहीं, हम लेंगे। और अब चाइनीज ऐप की शुरुआत, भारत ने तो बैन कर दिया है कई ऐप्स को, अमेरिका में अभी बातचीत ही चल रही है। बहरहाल हमने जब ये सवाल देश का मिजाज में लोगों से पूछा कि क्या
ऐप्स को लेकर, खास तौर पर टिकटॉक जैसे ऐप है, क्या इनको बैन करना सही फैसला है? 91% मेरे सामने 91% चीन का सामान, चीन के ऐप्स को लेकर सबसे ज्यादा लोगों में गुस्सा था और उनको लगा कि इसी के बॉयकॉट के जरिए हम वहां की अर्थव्यवस्था को चोट कर पाएंगे। 91% लोगों ने कहा है कि हाँ, कॉन्ट्रैक्ट और एप्स को बैन करना। याद रखिए, सरकार ने कई ऐसे जो टेंडर्स पास हुए थे और जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उन पर भी नए सिरे से विचार किया था। 91% लोग कहते हैं कि एप्स को, कॉन्ट्रैक्ट्स को बैन करने का सरकार का फैसला गलत है और नहीं कहने वाले 7% लोग हैं। तो कुल मिलाकर देश का मिजाज चीन के खिलाफ है और जो गुस्सा है वो भी आपने साफ देखा। अब हम आइए आपको सीधे लिए चलेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं जिनके साथ हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर जुड़ रहे हैं और हमारे साथ कांग्रेस की भी तरफ से मेहमान जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। आइए सुधांशु जी के साथ शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, देश की जनता कह रही है कि ऐप्स बैन कर आपने अच्छा किया, लेकिन कई मुद्दों पर मानती है कि चीन के साथ जो गतिरोध बढ़ा उसमें लगभग 30% ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि विदेश नीति भारत की इसके लिए जिम्मेदार है। जवाब हमने सही दिया, ये भी ज्यादा फीसदी लोग मान रहे हैं, इससे हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन 30% लोग कह रहे हैं कि विदेश नीति भी जिम्मेदार है इस गतिरोध के लिए। इस पर आपका क्या जवाब होगा सुधांशु? देखिए अंजना जी, आपके सर्वेक्षण में अगर देखें तो वही एक विषय ऐसा आता है जिसमें 30% लोगों को विदेश नीति और 11% लोग आपने बताया जो कह रहे हैं खुफिया तंत्र की नाकामी है। 7% लोग ऐसे भी हैं जो कि ऐप्स को बैन करना गलत मानते हैं। मैं देखिए एक विनम्रता से यथार्थ कहना चाहूंगा, विदेश नीति और खुफिया ये एक ऐसा विषय है जो बहुत विशेषज्ञता का विषय है, जो बहुत एक्सपर्टीज का विषय है और अक्सर हम लोग में भी जो लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी बहुत ज्यादा खुफिया विषय की जानकारी नहीं होती। इसीलिए आप देखिए 7% लोग जो ये कह रहे हैं कि नहीं बैन करना चाहिए, या तो वो इस विषय से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं कि क्या इसका खुफिया प्रभाव हो सकता है अथवा इसका विदेश नीति पर क्या प्रभाव हो सकता है। उसी प्रकार से फॉरेन पॉलिसी भी एक बहुत ही हाई एक्सपर्टीज का विषय है। तो इसमें हो सकता है कि तमाम सामान्य लोगों को जिनको उस विषय पे जानकारी ना हो, कई बार जो प्रचार और दुष्प्रचार होता है उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो मैं सर्वेक्षण में इस बात को स्वीकार करता हूं, परंतु यथार्थ यह नहीं हो सकता। मैं एक उदाहरण के लिए आपसे कहना चाहता हूं, भारत में यदि आप अपने सर्वे का सर्वेक्षण लेंगे तो 73% लोग साक्षर हैं और 27% लोग निरक्षर हैं। ये 2011 के उसके अनुसार, आज मान लीजिए वो 80 से ऊपर हो गया होगा। तो आप स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि 20-30-40% लोग तो ऐसे हो सकते हैं जिनको विदेश नीति के बारे में बहुत जानकारी ही ना हो। तो इसलिए उसमें उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, उनको लगे कि जो प्रचार हुआ शायद वो सही था, शायद वो गलत था। और खुफिया तो और भी ज्यादा जटिल विषय है। खुफिया पे तो बहुत से लोगों को, हमारे जैसे लोगों को भी एक लिमिटेड जानकारी होती है, आप जैसे लोगों को भी लिमिटेड जानकारी। सुधांशु जी, परंतु फिर भी मैं ये चाहूंगा, मतलब जो आपके हाँ में हाँ ना मिलाए उस देश की जनता को आप कहेंगे कि वो अनभिज्ञतावश ये कह रहे हैं। अब जो जनता है वो तो अपनी समझ से ही बातों को समझेगी, उसको स्वीकारना और उसको जो आपके हक में नहीं कह रहा उसको आप कह देंगे कि वो अनभिज्ञ है। नहीं, मैंने तो स्वीकार करते हुए कहा। तो क्या ये सत्य नहीं है कि 27% लोग निरक्षर हैं? आप बताइए अंजना जी, जो व्यक्ति साक्षर नहीं है वो विदेश नीति के बारे में अपना विचार व्यक्त करने की वास्तविक सामर्थ्य रखता, मैं स्वीकार करते हुए कह रहा हूं। आप बता दीजिए मुझे। अभय दुबे जी, अंजना जी देखिए, जो बात साक्षरता पर आ गई है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन लोगों को अनपढ़ बता रहे हैं जिनको सबसे ज्यादा जानकारी है। आपने भी इंटेलिजेंस फेल्यूर का इशू रेज किया। मैं बताना चाहता हूं, डोकलाम से शुरू हुआ है ये क्रम। 2017 में 71 दिन का स्टैंड ऑफ था। सरकार ने जानकारी देश को दी कि दोनों सेनाएं पीछे हट गई, लेकिन वुहान जाने के पहले प्रधानमंत्री जी के 5 मार्च 2018 को पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमन ने बताया कि वहां पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है चाइना ने उसी प्लेस पर, क्योंकि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आज भी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्वीकारने से मना कर दिया कि ना तो वहां कोई घुसा है ना कोई वहां है। जबकि 16 और 17 जून को एमईए की प्रेस ब्रीफिंग देख लीजिए, उन्होंने कहा यूनिलैटरली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस तरफ चीन घुसाया है। और कल आज ही डिफेंस मिनिस्ट्री का वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हटाना पड़ा भारत की सरकार को, जिसमें ये खुलासा हुआ था कि वो दौलत बेग ओल्डी, वो पेगोंग सो,
लेक में और गलवान में चीन आज भी मौजूद है। इतना ही नहीं, आज तक की एक महत्वपूर्ण खबर मैं बताता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कुन्नूर चिरांग गांव के लोगों ने बताया कि खेमकुल्ला के पास 20 किलोमीटर लंबी सड़क चीन ने बना ली है। अरे जो अभय दुबे साहस जी, उसने अभय दुबे 1962 जी, में भी नहीं की। अभय दुबे जी, घंटों घंटों कांग्रेस के प्रवक्ता यही समझा रहे हैं, लेकिन फिर एक वजह बता दीजिए बिना चीखे चिल्लाए कि ये 69% लोग जो कह रहे हैं कि भारत सरकार ने सही जवाब चीन को दिया, उसको आप कैसे बदलेंगे? परसेप्शन देखिए ना सर, हमको देखिए परसेप्शन देखिए, परसेप्शन देखिए। आप रोज कार्पेट बॉम्बिंग करते हैं, कभी वीडियो डालते हैं, कभी ये अलग अलग तरीके से राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, कभी आप तमाम प्रवक्ता बोलते हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर इतना बड़ा हिस्सा इस सर्वे में तमाम परेशानियों को, और आप इसका हिस्सा देखिए, ये तब का है जब कोरोना का संकट काल था, ये तब है जब चीन के साथ हालात इतने खराब थे, उस दौरान भी लोग कह रहे हैं कि सरकार ने सही काम किया है। अंजना जी, मैं जनता के विवेक पर कोई सवाल सुधांशु जी की तरह खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन सच बताना चाहता हूं और कोशिश करता हूं कि करोड़ों दर्शक जो आज तक देखते हैं, सबसे बड़े इसकी पहुंच है, उन तक ये बात जाए कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स गुजराल साहब की ने यह बताया है कि मोदी सरकार ने आजाद भारत के इतिहास में भारत की अर्थव्यवस्था को चीन के आगे सरेंडर किया। उन्होंने ये तक आरोप लगा दिया कि एंटी डंपिंग लॉ लगभग समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा चाइनीज खिलौने, चीन साइकिल पर तो कहा कि एक साल ऐसा था कि 58% अधिक इंपोर्ट कर लिया। उन्होंने विस्तार से अपनी रिपोर्ट लेकिन इस बात की तो सराहना कीजिए, अमेरिका अभी तक इफ बट पे लगा हुआ है और हमने टिकटॉक समेत इतने सारे जो चाइनीज ऐप्स हैं उनको बैन कर दिया। क्या ये फैसला नहीं था सही? 90 से ज्यादा फीसदी लोग कह रहे हैं कि अच्छा फैसला था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने खड़ा किया। यही सवाल अगर आप मोदी सरकार से मार्च 2020 में पूछा पार्लियामेंट में, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? ये पूछा लोगों ने कि इससे हमारी सुरक्षा को खतरा है और अमेरिका इस पर आगे काम कर रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें संदेह नहीं, इससे सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है। आज सिर्फ ये सिंबॉलिक है। मैं कह रहा हूं आज उसने हमारी एमएसएमई को डिस्ट्रॉय कर दिया, खुद मोदी सरकार की रिपोर्ट बता रही है। तो मुझे लगता है सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था को जब चौपट कर गया फिर बैन किया, तो क्या किया? देखिए, जो कुछ अभय दुबे जी कह रहे हैं, यहाँ विषय सर्वेक्षण है और ये मोदी सरकार के विवेक की बात कह रहे हैं। सर्वेक्षण के आंकड़े आपके विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब रही बात इसकी जो आपने कहा अर्थव्यवस्था को चौपट, हाँ बिल्कुल, जब हमारी सरकार गई थी अटल जी की सरकार तो $1.1 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, व्यापार घाटा चीन के साथ, और जब मोदी जी की सरकार आई तो $36.2 बिलियन का था। और इन 10 साल का कुल मिलाकर जो व्यापार घाटा चीन का भारत के पक्ष में, यानी चीन ने जो पैसा भारत से कमाया वो $175 बिलियन से अधिक था, जो चीन के कुल रक्षा बजट का 3 गुना है। तो आपने अपने जमाने में कुल रक्षा बजट का 3, मानी बात है, अर्थव्यवस्था को उसने बहुत सारा खोखला कर दिया। अब जाके यह स्थिति आई और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, समय रहते सरकार ने प्रभावी उत्तर दिया। और आप जितने प्रकार के, देखिए इसके लिए अंग्रेजी में शब्द होता है ना सैडिस्टिक प्लेजर, और हिंदी में होता विघ्न संतोषी, कि जिनको विघ्न उत्पन्न करके संतोष उत्पन्न होता हो तो आप पार्टी पे, प्रधानमंत्री पे विघ्न उत्पन्न करके संतोष उत्पन्न करिए। पर जब देश की जनता को लगने लगता है कि आप राष्ट्र हित के मुद्दों पर न सिर्फ विघ्न संतोषी हैं बल्कि ईर्ष्याजन्य आनंद के से अभिभूत हो रहे हैं कि साहब देश के लिए ये हो गया, देश के लिए वो हो गया। और मुझे दुख की बात ये लगती है अंजना जी, चीन के मामले में अगर सबसे ज्यादा दिल में किसी की आग होनी चाहिए थी तो गांधी नेहरू परिवार के, नेहरू जी के जीवन की सबसे बड़ी पराजय ये हुई, सबसे ज्यादा अपमान ये हुआ। हम लोगों ने किताबों में पढ़ा, इसी सदमे में उनके प्राण चले गए। मगर आज मजे की बात ये है कि वो लोग चीन ने क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा इस पे आनंद का अनुभव करते हैं। उन्हें तो पीड़ा और अभय जी वो कह रहे हैं वो आनंद ले रहे हैं आप लोग। अभय जी वो कह रहे हैं आप लोग आनंद लेते हैं इतने नाजुक और संवेदनशील मुद्दे पर। छोटा सा जवाब, क्योंकि इसके बाद मैं आना चाहती हूँ जरा ये युद्ध वाली बात पर। जी अंजना जी, हमारी सार्वभौमिकता पर आक्रमण किया है, हमारी संप्रभुता पर चीन ने आक्रमण किया है और शर्मनाक बात है ये छुपाना क्यों चाहते हैं? आज तक प्रधानमंत्री जी ने चीन का नाम लेना तो दूर, दस्तावेज तक छुपा रहे हैं। अरे हमारी सीमा के अंदर 62 का बार बार उदाहरण देते हैं। पंडित नेहरू ने साहस पूर्वक लड़ाई लड़ी थी युद्ध में, हमारे सैनिकों को अनुबंध का हवाला देके शहादत के हवाले नहीं कर दिया था। सुधांशु त्रिवेदी जी, जो आपने किया है 15 जून को, अरे साहस से लड़िए,
लिए हार और जीत अलग विषय है, मगर ये देश की सेना सक्षम है, हौसलों से हम लोग सक्षम हैं। हम संसाधनों की बात नहीं करते हैं, क्योंकि माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स जो हमने तय किया था 60,000 सैनिकों की तैनाती, वो तो आपने वुहान कन्वेंशन में जाने के पहले ड्रॉप कर दिया। आप साहस से तो एक बार कहते हैं हिंदुस्तान के लोगों को दृढ़ता से देखिए, सारे लोग कह रहे हैं कि हम चीन से युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन आप हैं कि साहस नहीं दिखा रहे। इसी पर सवाल सुधांशु जी आपसे मैं पूछना चाह रही थी कि ये गुस्सा कैसे शांत होगा। अभी भी लोग ये मान रहे हैं, ज्यादा हमारे सर्वे के मुताबिक वो आंकड़े दिखाइए कि इतने फीसदी लोगों का कहना है कि युद्ध हो जानी, मतलब आप युद्ध लड़ लीजिए चीन से। अब आप बताइए कि, और उसमें से 71% ये भी मानते हैं कि अगर युद्ध की नौबत आई तो हम ही जीतेंगे। इसको कैसे मैनेज कीजिए? देखिए, युद्ध लड़िए और युद्ध में हम जीतेंगे, ये जनता का देश के सुरक्षा बलों और देश के नेतृत्व के प्रति विश्वास की अभिव्यक्ति है। परंतु युद्ध कब और कैसे लड़ा जाएगा, ये रक्षा विशेषज्ञ और राजनीतिक नेतृत्व तय करते हैं। जैसे अब इतिहास का पात्र हो गया, आपको याद हो 1971 का युद्ध जो भारत ने जीता था और इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। अब तो किताबों में अवेलेबल है कि सैम मानेकशॉ ने उनसे कहा था कि हमें 7-8 महीने का बिल्डअप का समय चाहिए, और राजनीतिक नेतृत्व ने निर्णय लिया था ठीक है 7-8 महीने बिल्डअप करिएगा, वो 8-10 महीने बिल्डअप करके होगा, और वो तैयारी करने के बाद हुआ था। तो इसलिए वो ठीक है, जनता का भाव जनता की भावना को दर्शा रहा है। और मजे की बात यह है कि अभय दुबे जी की पार्टी उसे समझने को तैयार नहीं है, वो अपने ही दुनिया में जी रहे हैं। अब मैंने तो सिर्फ याद दिलाया था, अब आपने बोला तो मैं सिर्फ एक फैक्ट रख देता हूं, मैंने कोई 62 के युद्ध की बात नहीं की थी, मैंने सिर्फ नेहरू जी की पीड़ा की बात की। बताइए ना अभय जी, आपने उल्लेख किया। अब देखिए अंजना जी, मौजूदा परिस्थिति पर, ठीक है सुधांशु जी, एक सेकंड जरा जो आपने पूछा इस पर, ठीक है बोल लीजिए। आपके सारे दर्शक जाकर चेक कर सकते हैं। 1957 में चीन ने अखबार में छाप दिया था कि उसने अक्सई चीन में सड़क बना ली है। अक्टूबर में भारत के विदेश सचिव ने नेहरू जी को पत्र लिखा। जवाब में नेहरू जी ने जानते क्या लिखा कि इसको इनफॉर्मल तरीके से डील किया जाए, और इनफॉर्मल तरीके से डील होता रहा। और 1960 अप्रैल में चाउ इनलाई का स्वागत, और वो कह के गए कि हमने अक्साई चीन पे कब्जा किया, और नेहरू जी ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि वो अक्साई चीन पे नहीं मान रहा, नेफा पे मानने को तैयार है, अरुणाचल पे। जवाब दीजिए अभय जी, जवाब दीजिए। आपने दिसंबर 1960 में संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर उसकी स्थायी सदस्यता की वकालत कर दी। मैं 62 की बात, 58-60 की बात कर रहा हूं। और जो मौजूदा वक्त की बात है वो भी जरा जवाब दीजिएगा। क्या देखिए सुधांशु, कांग्रेस पार्टी एक अपनी ही दुनिया बनाकर रखती है, नरेंद्र मोदी पर आक्रमण करना है, इसीलिए आप कई बार ऐसी सीमाओं को लांघ जाते हैं जिसमें आरोप ऐसे हो जाते हैं जिसको फिर बीजेपी कहती है कि आप तो देखिए सेना के खिलाफ बोल रहे हैं, आप तो देश के खिलाफ बोल रहे हैं, कोई कैसे खुश हो सकता है कि सरहद पर चीन आक्रामक हो रहा है, ये सवाल फिर उठने लगते हैं। अभय जी। अंजना जी, देश के लोगों ने जो अपना मंतव्य दिया है वो भारत की सेना की इच्छा शक्ति पर दिया है, सरकार पर नहीं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सरकार तो जो कुछ कर सकती थी उसने कर लिया, और आज भी वो मुंह छुपा करके बैठी है। आप भूल गए 1967 का वो नाथुला का किस्सा, आप भूल गए 1967 में 15 दिन बाद चोला का किस्सा, जब चीन की सेना को धूल चटा दिया। और इसी वजह से 1969 में भी रशिया ने चाइना को धूल चटाई। आप देखिए कि वो पाकिस्तान के युद्ध के समय उसका साहस नहीं हुआ चीन का, यही कारण था कि वो बोल पाए। यही इच्छा शक्ति बताने के लिए तो हम आपसे आग्रह कर रहे थे कि उस समय आपने तत्कालिक रूप से जवाब दे दिया होता तो आज ये दुस्साहस नहीं करता कि वो हिमाचल प्रदेश तक में घुस जाए। अरुणाचल प्रदेश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है कि चीन हमारी सीमा के अंदर घुस गया है। तो इससे ज्यादा शर्मनाक तो बात कुछ नहीं हो सकती। अगर भारत की संप्रभुता पर आक्रमण करने का कोई दुस्साहस करेगा तो हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। अंजना जी, ये देश की जनता के साथ कांग्रेस पार्टी भी अपनी आवाज में आवाज मिलाती है, और जिस तरीके से चीन समझ सकता है उस तरीके से हमको जवाब देना चाहिए। मैं एक ही लाइन में जल्दी से, हाँ जल्दी से। हकीकत में करार इनका, व्यापार इनका, और भोजन का, परिवार के साथ व्यवहार इनका, और सवाल हमसे, तकरार हमसे। मैं पूछना चाहता हूं, आपने 67 का उल्लेख किया, मैं बिल्कुल मानता हूं नाथुला में। उससे बताइए भारत का सेना अध्यक्ष कौन था, बताइए। भारत के रक्षा मंत्री कौन था, ये बता दीजिए। सरकार किसकी थी ये पूछिए, और आज सरकार किसकी है, और यहाँ सरकार किसकी है। आज देखिए मान्यवर बता नहीं पा रहे हैं कि सेना अध्यक्ष कौन था, और छोड़िए रक्षा मंत्री नहीं बता पा रहे हैं। आज सब कुछ इंदिरा गांधी थी का प्रश्न है जो उस समय गुड़िया कही जाती थी। जवाब दीजिए ना, क्यों दस्तावेज इसका जवाब दीजिए।
डिफेंस का डॉक्यूमेंट मैं आपको बताता हूं, जिसमें इस बात को स्वीकार किया गया था जनरल कुमार मंगलम की सेना भारत के एलएसी के अंदर है। सेना अध्यक्ष थे कुमार मंगलम। इससे क्या ब्रेक फर्क लेना पड़ता है? पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा। अनंत बहस है, फिर किसी दिन टाइम निकालते हैं इसके लिए। स्पेशल रिपोर्ट में आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इधर रिया चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ अभी भी जारी है। दोपहर 12 बजे रिया चक्रवर्ती मुंबई के ईडी दफ्तर में पहुंची थी, तब से उनसे पूछताछ चल रही है। रिया के साथ उनके भाई से भी ईडी की पूछताछ चल रही है। कई घंटे बीत चुके हैं। दोपहर 12 बजे शुरू हुई थी, लगभग 8.5 घंटे। सीधे लिए चलते हैं आपको दिवेश, हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे इसी खबर पर। दिवेश, अभी भी यानी 8 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, पूछताछ चल ही रही है, क्या अपडेट है दिवेश? जी अंजना, आपको बता दें करीब 9 घंटे होते चल रहे हैं और रिया से अभी भी 3 एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की टीम पूछताछ कर रही है। सारी पूछताछ डिप्टी डायरेक्टर के निगरानी में की जा रही है। जो फाइनेंशियल एंगल है, जो एलिगेशन था के सिंह जो कि सुशांत के पिता थे उनका, कि 15 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट से कुछ सस्पिशियस अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए गए थे और हो सकता है कि जिनकी बेनिफिशियरी रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार था, इसमें 2 अन्य लोगों ने उनका साथ दिया था, जो कि रिया के द्वारा ही इन्हें नौकरी पर लगाया गया था। सुशांत के पास श्रुति मोदी जो कि बिजनेस मैनेजर थी और सैमुअल मिरांडा जो कि हाउस मैनेजर थे। इसी बारे में पूछताछ ईडी कर रही है। 2 प्रॉपर्टीज़ ईडी के स्कैनर पर हैं, जो कि एक प्रॉपर्टी खार में स्थित है और इसके अलावा नवी मुंबई की एक प्रॉपर्टी है जो कि इंद्रजीत चक्रवर्ती की है, रिया के पिता की है, और वो उल्वे में स्थित है। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ की जांच की जा रही है। इसके अलावा जो मूवेबल एसेट्स हैं उनके बारे में भी पता लगाया जा रहा है, किस तरीके की ज्वेलरी, फिक्स डिपॉजिट्स या शेयर्स या अन्य कोई इन्वेस्टमेंट्स रिया ने किए हैं या नहीं, ये पता लगाया जा रहा है। इसके अलावा ये भी पता लगाने की कोशिश चल रही है कि अन्य कहीं पर पैसा डिपॉजिट किया गया है या पैसा रखा गया है, ये भी पता लगाने की कोशिश चल रही है। 2 कंपनियां जो कि सुशांत सिंह राजपूत ने शौविक और रिया चक्रवर्ती के साथ स्टार्ट की थी, विविड रेज रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और फ्रंट इंडिया फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड, ये दोनों ही कंपनियां ईडी के रडार पर हैं। इन दोनों कंपनियों के दस्तावेज मंगाए गए हैं। ईडी तो जुट गई है दिवेश, ईडी जुट गई है, एक एक जानकारी खंगाली जा रही है। किन कंपनियों में कितना पैसा, सुशांत का पैसा कहां गया, कितना निकला, कहां पहुंचा, एक एक बारीकी में लगातार 8 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है पूछताछ चल रही है रिया चक्रवर्ती से। तो सवाल यही कि क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के 15 करोड़ रुपए हड़प लिए? क्या रिया का परिवार सुशांत के पैसे उड़ा रहा था? रिया की कमाई मामूली थी, लेकिन मुंबई में उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे खरीदी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके बारे में प्रवर्तन निदेशालय रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक से पूछताछ कर रहा है। ग्लैमर की सारी चकाचौंध धुंधली पड़ गई। कोई भी बहानेबाजी काम नहीं आई। सुशांत केस में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को आखिरकार ईडी के सामने आना ही पड़ गया। दोपहर 12 बजे अपने भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के साथ रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर में दाखिल हुई। नीले रंग का सूट, सिर पर सफेद रंग का दुपट्टा लपेटे और मुंह पर सफेद रंग का मास्क डाले रिया चक्रवर्ती किसी अभियुक्त की तरह ईडी दफ्तर पहुंची। मीडिया के कैमरों और उनके सवालों से बचते बचाते वो अपने भाई के साथ दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. सबसे पहले रिया के वकील ने पेशी से बचने के लिए अपील की थी, लेकिन ईडी ने उस अपील को ठुकरा दिया था। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने रिया से सुशांत की दौलत दोनों हाथों से उड़ाने को लेकर तमाम सवाल पूछे। पहला सवाल, क्या आपने सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ निकाले? अगर हां, तो वो 15 करोड़ रुपए अब कहां हैं? आपकी कमाई का स्रोत क्या है? सालाना आपकी कमाई कितनी है? आपके पास कितनी संपत्ति है? उसका हिसाब दीजिए। आप किस हक से सुशांत के खातों को ऑपरेट कर रही थीं? क्या सुशांत ने इसकी मंजूरी दी थी? मुंबई में आपके कितने फ्लैट हैं? आपने इतनी कम कमाई में महंगे फ्लैट कैसे खरीद लिए? सुशांत की कंपनियों में आपकी क्या भूमिका है? क्या आप
सुशांत के पैसों को मैनेज कर रही थी? और 10वां सवाल कि सुशांत के पैसे से क्या आपने गहने खरीदे? उनके इमूवेबल प्रॉपर्टीज, मूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में पूछताछ की जा रही है। उनके बैंक अकाउंट्स के बारे में, उनके इनकम सोर्स के बारे में पूछताछ की जा रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो 15 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप लगा है, इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है। सुशांत केस में रिया से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। रिया चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ खत्म हुई है और अब वो निकलने वाली है। लगभग 8:30 बजे, माफ कीजिएगा, 8.5 घंटे की ये पूछताछ चली है। 12 बजे के आसपास वो अंदर गई थी और उसके बाद से ही लगातार पूछताछ हो रही है। जैसे हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ते हैं, हम सीधा उनका रुख करेंगे। दोपहर 12 बजे से ये पूछताछ हो रही थी। तमाम जो पैसे के लेन देन है, क्या सुशांत का पैसा निकला, किन कंपनियों में गया, आपकी आमदनी, आपने ये प्रॉपर्टीज जो ली है, एक एक चीज जानकारी हासिल की गई। और दूसरी तरफ अपने 4 ऑडिट रिपोर्ट्स रिया चक्रवर्ती ने ईडी को सौंपे हैं, जो जानकारी आ रही है। जबरदस्त हलचल वहां पर मीडिया का, और अब पूछताछ खत्म होने के बाद वहां से रिया चक्रवर्ती निकलने वाली है। 12 बजे इस पूछताछ की शुरुआत हुई थी और 8.5 घंटे तक ये पूछताछ चली है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही थी। इससे पहले आपको बता दें, चाहे वो अन्य ऐसे लोग हो जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए थे, उन सब से भी पूछताछ की गई है। जो रिया के करीबी हैं, फॉर्मर मैनेजर और सुशांत के मैनेजर, उन सब से पूछताछ की गई है। दिवेश हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिवेश, पूछताछ खत्म हो गई? जी अंजना, आपको बता रहे हैं कि पूछताछ अभी के लिए खत्म हुई है, पर रिया को फिर से बुलाया जा सकता है। अभी इस बारे में कोई कंफर्मेशन ईडी की तरफ से नहीं है और अभी उन्हें वापस भेजा जा रहा है, पर उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। 24 से भी पूछताछ की जाएगी। इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती, जो रिया की माता जी है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और अभी रिया को फिलहाल जाने दिया जा रहा है। उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब याद नहीं आ रहे थे। इसके बाद हो सकता है उन्हें फिर से बुलाया जाए, उन्हें फिर से कॉल किया जाए और फिर से समन किया जा सकता है, फिर से अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। अभी फिलहाल वो यहाँ पर ईडी के दफ्तर से निकलने की कोशिश कर रही हैं। उनकी गाड़ी आकर लग चुकी है और वहाँ पर काफी भीड़ जमा होने की वजह से वो गेट तक ही फंसी हुई है ना। बिल्कुल दिवेश, कुछ ही देर में मुझे लगता है वो बाहर निकलने ही वाली हैं। इस बीच क्या अलग अलग हिस्सों में भी जांच को बांटा गया है? ईडी के वैसे पूछताछ में तो लंबा वक्त अक्सर देखा गया है, कई लोगों का की पूछताछ हुई है, लेकिन 8.5-9 घंटे और अपने भी जो ऑडिट रिपोर्ट्स थे वो रिया ने आज सौंपे हैं ईडी को। जी 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 बिल्कुल, इस जांच को बांटा गया है। अलग अलग लोगों की जांच, जैसे रितेश शाह से एक अलग एनफोर्समेंट ऑफिसर की टीम जांच कर रही थी। रिया से एक डिफरेंट टीम जो एनफोर्समेंट ऑफिसर की थी वो बात कर रही थी। अन्य लोग जो भी थे वहाँ पे अलग अलग टीमों में उनको बांटा गया था, ताकि सबसे एक एक करके सवाल जवाब किया जा सके, सबका रोल खंगाला जा सके। अगर कोई इरेगुलरिटीज मिलती है किसी की तरफ से तो उसे क्रॉस चेक किया जा सके। इसीलिए सबको अलग अलग बांटकर पूछताछ की जा रही थी। जॉइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार खुद यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर कपिल राज भी थे और बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो थे, एनफोर्समेंट ऑफिसर्स थे, वो अलग अलग टीम से 4 लोगों की टीम में बटे हुए थे और सारे ही लोग पूछताछ कर रहे थे। ऑडिट रिपोर्ट भी मंगाई गई है, कुछ डॉक्यूमेंट मंगाए गए जो कि 24 रिया के भाई हैं वो जाकर लेकर आए। बीच में उन्हें वापस भेजा गया था, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट लेकर वापस आए। उन डॉक्यूमेंट्स को भी अब एनालाइज किया जाएगा। फिलहाल पूछताछ स्टेटमेंट ली गई है, पर इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें मिले हैं उसे अब खंगाला जाएगा। कुछ और डिटेल्स अगर उन्हें मिले हैं तो वो भी खंगाले जाएंगे, समझे ना। बिल्कुल, कॉल डिटेल्स भी अगर मिले हों उन्हें भी खंगाला जाएगा। तमाम जानकारियां जो हासिल की गई हैं वो हम आपको दिखाई रहे हैं। मीडिया का भारी जमावड़ा, इससे पहले भी जब वो गई थी तो मीडिया से बातचीत नहीं करना चाह रही थी। आज तक की तरफ से भी कई सवाल पूछे गए थे और फिर शायद इसी तरह से वहां पर इस बात का इंतजार है कि मीडिया जरा हटे, फिर वो निकलना चाहती है। इससे पहले भी जब सुबह गई थी तो उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की और मीडिया से बचते बचाते वो अंदर पहुंची थी।
दोपहर 12 बजे से ही ये पूछताछ हो रही थी। क्या इससे पहले हमने देखा, दिवेश एक बार जानकारी आप दें कि हमने देखा था जो मैनेजर मोदी है वो पहले निकलती हुई दिखाई दी, उनके भाई शौविक और फादर पिता इंद्रजीत भी वहां पर गए थे। क्या ये सभी लोग वहां से निकल चुके हैं या फिर पिता और भाई उनके साथ ही हैं? जी, पिता और भाई अभी भी रिया के साथ ही हैं और श्रुति मोदी वो जा चुकी हैं, रितेश शाह जा चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा चुकी है, पर अभी भी रिया वहीं पर है और उनके जो परिवारजन हैं वो भी उनके साथ ही हैं। पिता वहीं पर और ईडी के दफ्तर में बैठे रहे, उनसे पूछताछ नहीं की गई, पर शौविक से पूछताछ कुछ हद तक की गई है। उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई या नहीं इस बारे में पूरी जानकारी अभी नहीं है, पर रिया की स्टेटमेंट जरूर रिकॉर्ड की गई है। रिया की स्टेटमेंट में सारी चीजें, जो सारे एंगल लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन था, उस बारे में काफी पूछताछ की गई है। हमें ईडी के अफसरों ने बताया था कि प्रॉपर्टी के अलावा भी उन्हें कुछ लीड्स मिले हैं, पर वो लीड्स क्या है वो नहीं बताए। वो इस बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है कि दिवेश क्या आप बता रहे हैं कि कुछ लीड्स मिली हैं आज की इस पूछताछ से, कंफर्म नहीं किया है, क्या स्पेसिफिकली है वो नहीं बताया है, लेकिन कुछ लीड्स निकाल पाए हैं पूछताछ के जरिए ईडी के अधिकारी? जी अंजना, ईडी के अफसरों ने यही बताया है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में कुछ लीड मिली है जो हमें इन्वेस्टिगेट करना है। प्रॉपर्टी तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर थी ही, पर इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्दर लीड्स हैं उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें कुछ पता चला है, वो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। उस बारे में अभी पूरी जानकारी हमें नहीं मिली है, पर थोड़ी देर में अगर रिया का स्टेटमेंट हो गया है तो थोड़ी देर में हम उसे पता लगाने की कोशिश करेंगे अपने सूत्रों के तहत। पर अभी ईडी के अफसरों का यही कहना है कि कुछ लीड्स उन्हें मिली है जिससे इन्वेस्टिगेशन को फर्दर प्रोसीड किया जा सकता है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ हमारे और सहयोगी पंकज उपाध्याय वहीं पर मौजूद है। पंकज, पूछताछ खत्म हुई है, क्या अपडेट है? क्या कुछ देर में निकल सकती है वहां से? क्या ईडी को कुछ भी जानकारी ईडी ने जो पूछताछ में हासिल की आप तक पहुंच रही है? हमारे दर्शकों को बताएं पंकज। जी अंजना, सुबह 11:50 पर रिया चक्रवर्ती ईडी के ऑफिस में दाखिल हुई थी और 8:30 बजे शाम को उनकी पूछताछ खत्म हुई है। गेट से बाहर निकलने की कोशिश तो कर रही थी कुछ देर पहले, लेकिन यहाँ पर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा देखकर वो वापस चली गई हैं। अब यहाँ पर ईडी के अधिकारी हैं, उन्होंने आदेश दिए हैं कि फिलहाल कुछ देर के लिए गेट को बंद कर दिया जाए। हम भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि वो बाहर आए। ऐसी खबर आ रही है कि जांच में मसले पर रिया ने ईडी का सहयोग नहीं किया, क्या इसकी पुष्टि आप कर सकते हैं? अंजना, ईडी के ऑफिशियल्स फिलहाल तो फोन भी नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सुबह जो मेरी बातचीत हुई थी ईडी के अधिकारियों से, उनका कहना है कि सबसे पहले जो फाइनेंशियल्स हैं उसको लेकर वो सस्पिशियस थे, यही कारण था प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए समन्स भेजे गए। इसके बाद उन्होंने कहा है कि मुंबई के सबर्बन इलाके में, खार इलाके में जो डील्स हुई थी, फ्लैट की डील थी, उसको लेकर भी उनकी निगाहें लगी हुई हैं। ईडी के अफसरों का यह भी कहना है कि पिछले 1 साल की कॉल डिटेल्स भी उनके पास है, किस किस को फोन गया है, इतनी बार क्यों गया है, इस बारे में भी रिया चक्रवर्ती से बात करी जाएगी। अब इतने घंटों बाद बातचीत तो पूरी हो गई है, क्या बातचीत हुई है, स्टेटमेंट्स में क्या कहा गया है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। ईडी क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल एंगल पर अपना फोकस रख रहा है, इसलिए पूरे जो सबसे बड़ा एलिगेशन है लेट एक्टर के फादर का कि 15 करोड़ रुपए जो है साइफन ऑफ हो गए, उस मामले में आज जो रिया चक्रवर्ती ने कहा होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। पंकज 8.5 घंटे पूछताछ का कुछ अर्थ होता है, यानी एक के बाद एक, हालांकि अलग अलग किरदारों से भी पूछताछ हो रही थी, चाहे वो श्रुति मोदी हो, अन्य लोग हो। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए रिया चक्रवर्ती ईडी से पूछताछ खत्म होने के बाद निकल रही हैं। उनके पिता को आप देख रहे हैं, इंद्रजीत चक्रवर्ती, और ये रिया चक्रवर्ती वहां पर पूछताछ के बाद निकलती हुई। पंकज, वहां से निकलती हुई रिया चक्रवर्ती ईडी से पूछताछ के बाद।
जी अंजना, एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुबह 11:50 पे जैसा कि मैंने बताया कि रिया चक्रवर्ती जब अंदर आई थी तो उनके भाई शौविक भी थे, लेकिन 1 घंटे बाद शौविक चक्रवर्ती यहां से निकल गए। कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं शायद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो ईडी को चाहिए थी और उन्हें भेजा गया था। फिर कुछ घंटों बाद शौविक चक्रवर्ती वापस आ गए थे। हालांकि उनके पिताजी से आज पूछताछ नहीं करी गई है, लेकिन ईडी के अधिकारियों का सुबह ही कहना था कि अगर आज पूछताछ नहीं होती तो अगले हफ्ते हो सकती है। कयास ने भी ये भी लगाए जा रहे हैं कि उनकी माताजी को भी बुलाया जा सकता है। यानी ईडी ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि कोई भी छोटा आदमी है, परिवार से जुड़ा है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी है, इस तमाम पूरे प्रकरण में जो कोई भी होगा उससे बातचीत करी जाएगी। लेकिन उनका कहना है प्राइमरी फोकस रहेगा रिया चक्रवर्ती। आखिर इस पूरे मनी ट्रेल के अगर कुछ मनी ट्रेल हुआ है, साइफनिंग ऑफ द फंड्स हुई है, वो पता लगाने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट्स तो ले लिए हैं, अब कोरैबोरेट किया जाएगा, अब एनालिसिस किया जाएगा कि कहीं लूप होल्स तो नहीं आ रहे हैं इस मामले में। श्रुति मोदी से भी अच्छे खासे 4 से 5 घंटे तक की पूछताछ हुई है। जब वो बाहर आई तो हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश करी। उनका बस ये कहना था कि उन्होंने जो उनका बयान है वो अधिकारियों के सामने दे दिया है और आगे वो कुछ भी नहीं कहना चाहती है।